जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। राइट, तो आइए चर्चा करते हैं आज इमरजेंसी पे। इमरजेंसी की भी हम चर्चा करेंगे अबाउट 356। राइट, तो 356 पे हम चर्चा करेंगे जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। राइट, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको जो लगाने का जो आधार होता है, बेस होता है, वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है। वो हमें दिखाई देता है, सबसे पहले आपने देखना आर्टिकल 355 क्या बात करता है। ये बात करता है कि ये ड्यूटी की बात करता है। और ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी है आपकी सेंटर की। सेंटर की ड्यूटी है कि वो कहीं ना कहीं एवरी स्टेट, हर स्टेट को, एवरी स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस। और यहां से आपको ये बात समझने वाली है कि जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये अभी भी हमें आर्टिकल 355 में दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा है कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द है इसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से, आर्म्ड रिबेलियन से। राइट, बट ये सिर्फ हमारा 352 में किया गया है। कहने का मेरा ये मतलब है कि 355 में आज भी हमें क्या वर्ड दिखाई देता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो हमने क्या देखा? 355 में लिखा है कि एक सेंटर की ड्यूटी होगी कि वो सभी स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब एक्सटर्नल एग्रेशन में आपका एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, वो आपका 352 भी दिखता है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 352 देखते हैं उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात की गई है। और जब आप 356 देखते हैं तो 356 में आपको क्या दिखता है? वहां पर आपको इंटरनल इश्यूज ज्यादा दिखते हैं। राइट, तो कहने का मतलब है 355 जो है वो ड्यूटी दिखाता है सेंटर की। सेंटर की ड्यूटी है कि वो पूरे के पूरे नेशन को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो चाहे वो इंटरनल मैटर हो। एक्सटर्नल मैटर ज्यादातर आपको 352 में दिखाई देते हैं। 352 में आपको इंटरनल भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, परंतु अगर एक जनरल वे में देखा जाए तो 352 में आपको एक्सटर्नल मैटर दिखाई दे रहा है, जैसे वॉर हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इस तरह की बातें। और 356 जो है वहां पर आपको इंटरनल इश्यूज दिखते हैं, जब राज्य जो होती है, राज्य सरकारें जो होती हैं, वो संविधान के अगेंस्ट काम करती हैं। तो हमने यहां से क्या देखा? जो 355 है वो ड्यूटी देता है, ड्यूटी देता है सेंटर को कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मुद्दों को डील करे और जो हमारे राज्य हैं उनको सुरक्षित रखे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटर? अगर एक्सटर्नल की बात बोलूं तो यहां पर 352 को आप कह सकते हैं, और इंटरनल में आप 356 को देख सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, 352 में भी आपको इंटरनल दिखता है, जैसे आर्म्ड रिबेलियन जो है वो दिखता है। परंतु ये बात याद रखने वाली है कि अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो 356 जो है वहां पर हमें ज्यादातर ये दिखता है जब फेडरेशन में दिक्कत हो जाती है, यानी कि राज्य जो है वो केंद्र की बात नहीं समझ रहे हैं, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो यहां से हमने क्या देखा? 355 के दायरे में 356 भी आता है, 352 भी आता है, और ये ड्यूटी किसको दी गई है? सेंटर को। चलिए, अब हम ये समझ पाए हैं। अब हम बात करेंगे 356 की। देखो, 356 को जो लगाने का आधार है, ठीक है, इसको लगाने का जो एक बेस है, वो आपको खुद 356 में भी दिखता है, खुद विद इन 356। यानी कि 356 में लिखा गया है कि कोई भी स्टेट जो है, कोई भी स्टेट जो है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, इस तरह से, वर्तमान में 28 राज्य हैं आपके, तो कोई भी स्टेट जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं, नियम हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उस आधार पे भी 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नोट करने वाली बात है, 356 जो एक प्रेसिडेंट रूल की बात करता है उसमें खुद एक आधार भी दे रखा है कि 356 क्यों लगाया जा सकता है। तो वो आधार क्या है? कभी भी कोई स्टेट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वैसे ही एक और आर्टिकल है 365, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट्स, यानी कि वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट्स अगर सेंटर के अगेंस्ट काम करता है, सेंटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, सेंटर जो डायरेक्शंस देता है उसके अगेंस्ट काम करता है, तब भी क्या किया जा सकता है? 356 को लगाया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो यहां से हमने क्या थ्योरी डेवलप करी? 356 लगाने के लिए हमारे पास दो आधार, दो बेसिस दिखते हैं। पहला,
स्टेट्स जो हैं वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सेंटर्स का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 356 लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि 352 में भी हमने देखा था कि प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति करते हैं। प्रोक्लेमेशन कौन करता है, राष्ट्रपति। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, प्रोक्लेमेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जाता है, और इसकी जो वैधता है अंडर आर्टिकल 352 ये है 1 मंथ। वैसे ही 356 में भी प्रोक्लेमेशन होगा, ठीक है। प्रोक्लेम करेंगे राष्ट्रपति, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाया जाएगा, सेम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाया जाएगा, और इसकी जो वैधता होगी ये कितना होगा, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, 352 में 1 मंथ और इसमें 2 मंथ्स 356 में, राइट। अब यहां पर हमें यह समझना है कि अब 356 लगा दिया गया है और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है, और अगर इसे हमें कंटिन्यू लगाना है, जैसे कि याद रखिएगा जो आपका 356 है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट तय की गई है कि मैक्सिमम इसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है फॉर 3 इयर्स। मैक्सिमम इसको 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 मंथ एट अ टाइम। एक समय में कितना, 6 मंथ, यानी कि हर 6 महीने में हमें संसद से यानी कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहीं से हमारा एक टॉपिक आगे समझना है हमने कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपका 356 प्रोक्लेम कर दिया गया है। अब उसमें हम बात करेंगे पी मतलब पार्लियामेंट अप्रूवल की। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट अप्रूवल की। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि विद इन 2 मंथ्स इसे अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अगर ये अप्रूव नहीं हुआ विद इन 2 मंथ्स अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अच्छा, हमें ये भी समझना है कि अब क्वेश्चन है कि विद इन 2 मंथ पार्लियामेंट से अप्रूव करना है। अब इमेजिन करिए कि आज की तारीख, आज 16 सितंबर है, 16 सितंबर 2025। आज की तारीख में 356 लगा दी गई है, 356 लगा दी गई है। टेक एन एग्जांपल, पंजाब में लगा दी गई है आज की तारीख। अब देखिए इसके पास आज की तारीख जब ये प्रोक्लेम की गई है तो इसके पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने के हिसाब से हम देखेंगे ये 16 नवंबर 2025 तक ये काम कर सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, क्योंकि 2 महीने हमने देखा है। अब क्या है, विद इन 2 मंथ यानी कि 16 नवंबर तक इसको पास कराना होगा फ्रॉम दी पार्लियामेंट। अब देखिए हो सकता है 16 सितंबर, जैसे हमने देखा 2 महीने कैसे आ रहा है, 16 सितंबर से 16 नवंबर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 महीनों के दौरान, ये जो 16 सितंबर से 16 नवंबर है, इन 2 महीनों के दौरान क्या हो सकता है कि हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब इसे नए पेज में लिखते हैं। टेक एन एग्जांपल, 16 सितंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 को ऐसा भी तो हो सकता है विद इन 2 मंथ लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो टेक एन एग्जांपल, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि 10 अक्टूबर को लोकसभा डिसॉल्व हो गई। 10 अक्टूबर 2025 को लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और जब लोकसभा डिसॉल्व हुई तो पुनः लोकसभा स्थापित की जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, इलेक्शन करवाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने में टेक एन एग्जांपल टाइम लग गया हमारा 10 जनवरी को हमारी नई लोकसभा बनी है, 10 जनवरी 2026 टाइम लग गया, राइट। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो 2 महीने तो 16 नवंबर को पूरे हो रहे हैं, पर नई लोकसभा तो हमारी 10 जनवरी को बनी है ना, बहुत बाद में बनी है। तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो 2 महीने का कार्यकाल है इमरजेंसी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, वो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि 10 जनवरी को हमारी नई लोकसभा बनी है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट सिटिंग है, फर्स्ट सिटिंग मानते हैं 12 जनवरी को हुई है। नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई है, 12 जनवरी को क्या हुई है, फर्स्ट सिटिंग हुई है। तो यहां पर से ये फर्स्ट सिटिंग 12 जनवरी से 30 डेज काउंट किए जाएंगे। तो 12 जनवरी से 30 डेज, टेक एन एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये आ रहा है आपका 12 फरवरी। आई नो फरवरी 29 का जाता है या 28 का जाता है, पर यहां पर एक मोटा मोटा हम लेके चलते हैं कि एक महीना मतलब 12 फरवरी।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसी पहली मीटिंग हो जाएगी लोकसभा की 12 जनवरी को, तो यहाँ पर 30 डेज मिलते हैं, इस इमरजेंसी को वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। तो आपने देखा लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से और नई लोकसभा बनने की वजह से, या नई लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसकी वजह से, ये जो 16 नवंबर डेट थी ऊपर आप देख रहे होंगे, जो 16 नवंबर डेट है, ठीक है, ये जो 16 नवंबर डेट आपको दिख रही है 16 नवंबर, इसको एक्सटेंशन कहां तक मिल गया? 12 फरवरी 2026। कैसे हो पाया? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। और नियम ये कहता है, संवैधानिक नियम ये कहता है कि जब भी नई लोकसभा बनेगी उसकी फर्स्ट मीटिंग से 30 दिन तक टाइम मिल जाता है इमरजेंसी को। तो मुझे उम्मीद है ये 30 डेज वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 30 डेज कहां से होते हैं? फर्स्ट सिटिंग से, फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, ये भी हम समझ गए। अब हम देखेंगे कि अगर ये जो इमरजेंसी है ये सदन यानी कि पार्लियामेंट से पास हो जाती है, पार्लियामेंट 356 की जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, प्रोक्लेम हुई है, उसको पास कर देती है, तो जब ये पास होगी, ये एट अ टाइम कितना होगी? एट अ टाइम, एक समय में कितना पास होगी? फॉर 6 मंथ। ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना मैक्सिमम कितना जाएगा? 3 इयर्स। तो जब पहली बार इसको अप्रूव किया जाएगा तो कितना जाएगा? 6 मंथ। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए कि यहां पर हम देखेंगे जो इसे अप्रूव किया जा रहा है इसमें मेजोरिटी किस तरह की होगी। जैसे मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 352, वहां पर मेजोरिटी मैंने स्पेशल बताई थी, पर 356 में जो मेजोरिटी है वो एक सिंपल मेजोरिटी है। क्या है? सिंपल मेजोरिटी। ये बात आपने याद रखनी कि ये जब पास होगा लोकसभा राज्यसभा से, ये एक सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। चलो भैया, अब 6-6 महीने के लिए पास होता जाएगा, ठीक है, और हर बार सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। बट यहां पर 44th अमेंडमेंट ने कुछ चेंज किया है। 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसने कुछ चेंजेस किया है। लेट्स सी उसने क्या चेंज किया है। तो हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट जो है 1978 का, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 उसने क्या चेंज किया है। उसने चेंज किया है कि जब आप एक्सटेंशन लेते हो 6-6 महीने का पार्लियामेंट से आप अप्रूवल लेते हो 6-6 महीने का, तो एक 6 महीने आपने ले लिया अप्रूवल, टेक एन एग्जांपल, दूसरे 6 महीने भी आपने अप्रूवल ले लिया, तो ऐसे 6-6 महीने करके 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। अब क्वेश्चन है कि सर ये 1 ईयर में क्या वाला टाइम काउंट किया जाएगा? जो हमने अभी देखा कि प्रोक्लेमेशन में जो 2 महीने होता है, 2 महीने का टाइम इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए, ये इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि लिखा क्या गया है कि विद इन 2 मंथ, ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेना है। तो विद इन 2 मंथ का मतलब होता है कि हो सकता है कि जैसी प्रोक्लेमेशन किया गया है इमरजेंसी का, उसी के अगले दिन अप्रूवल ले लिया गया है, अगले दिन, नेक्स्ट डे, या हो सकता है 10 दिन बाद, या हो सकता है 20 दिन बाद। समझने वाली बात है कि मैक्सिमम बताया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने अप्रूवल ले लिया है पार्लियामेंट से। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये प्रोक्लेम किया जाता है, उसको 1 साल में काउंट नहीं किया जाता है। 1 साल में कौन सी चीज काउंट की जाती है? वो जो पार्लियामेंट अप्रूवल है। तो पहली बार पार्लियामेंट अप्रूवल 6 महीने का है, दूसरी बार पार्लियामेंट अप्रूवल 6 महीने का, तो ये होगा आपका 1 ईयर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, प्रोक्लेमेशन से मानते हैं 20 दिन बाद इसको पास किया गया है। 20 दिन हो गए प्रोक्लेम करे हुए और 20 दिन बाद ये पास हुआ, तो ये पास होगा 6 महीने के लिए, फिर अनदर 6 महीने के लिए पास होगा। तो जो 1 साल इसमें काउंट किया जाएगा उसमें 20 दिन को बाईपास कर दिया जाएगा। तो 1 साल की कैलकुलेशन में आपने सिर्फ ये देखना है जो पार्लियामेंट अप्रूव करता है। तो 1 ईयर क्या होगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, राइट। अब हमने क्या सीखा कि 44th अमेंडमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू 356 क्या चेंज किया है? ये चेंज किया है कि जो अप्रूवल है, पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर, 1 साल से ऊपर, यानी कि 6-6 महीने का ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके ऊपर अगर अप्रूवल करना है, क्योंकि मैक्सिमम तो हम 3 साल के लिए पहुंचा सकते हैं, हमने देखा ही है कि मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं? 3 इयर्स। तो यहां पर क्या है कि 44th अमेंडमेंट ने क्या करा है कि 1 साल जब समय बीत जाएगा, तो अगर आगे आपने अप्रूव करना है, आगे इसको आगे बढ़ाना है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वहां पर 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के ऊपर अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है, पार्लियामेंट ने इसको एक्सटेंड करना है, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, कहीं ना कहीं भारत में या भारत के किसी हिस्से में 352 का प्रोक्लेमेशन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? भारत में या भारत के किसी हिस्से में 352 का प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए। दूसरा, वो एरिया जैसे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने पंजाब में लगा रखी है 356, प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट दे दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट दे दे कि पंजाब में चुनाव नहीं किए जा सकते हैं, पंजाब के जो इलेक्शन है वो नहीं किए जा सकते, फिजिबल नहीं है क्योंकि माहौल इतना खराब है। तो आपने क्या देखा, 2 कंडीशंस क्या हैं कि भारत में या भारत के किसी एरिया में 352 का प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, लगी हुई चाहिए नेशनल इमरजेंसी। दूसरी कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट दे दे कि जहां पर 356 लगी हुई है वहां पर चुनाव नहीं किए जा सकते। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाकर बियॉन्ड 1 ईयर अप्रूवल मिलेगा, और ये अप्रूवल कहां तक मिल सकता है? मैक्सिमम 3 इयर्स। तो ये चीज याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं जो मैक्सिमम 3 इयर्स है, तो इसको मैं 3 में डिवाइड कर लेता हूँ, 1-1 साल। तो हमने देखा जब यहां तक है, ये 1 ईयर जो पहले का है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 1 ईयर जो पहले का है यहां पर ऐसा कोई अप्रूवल नहीं है। पर जब आपने इसको पास करना है, यानी कि दूसरे साल में पहुंचना है, तो यहां पर आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है जो अभी मैंने चर्चा करी है, तब जाकर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है 44th अमेंडमेंट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं राज्य में क्या होता है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, टेक एन एग्जांपल, पंजाब में लगा हुआ है, तो पंजाब में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो यहां पर क्या होगा, जो भी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मैंने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिखा है। तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट किसका पार्ट होगी? एग्जीक्यूटिव का, ये बात याद रखनी है। तो जो भी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आपके फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, या जो भी इसके फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में वेस्टेड हो जाते हैं, किस में निहित हो जाते हैं? ये हो जाते हैं गवर्नर पे, पंजाब के गवर्नर पे। और आप अच्छी तरह जानते हैं गवर्नर जो होता है वो एक प्रेसिडेंट का ही डिप्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं ये किसके पास चले गए? गवर्नर। यानी कि क्या समझे आप, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, माफ करना, राज्य सरकार के मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम, है ना। राज्यों में हमेशा नॉर्मल कंडीशन में पावरफुल कौन होता है? सीएम होता है, गवर्नर नहीं होता। गवर्नर तो एक नॉमिनल हेड होता है। पर जब इमरजेंसी 356 लगा दी जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, तो सरकार के जितने भी काम होते हैं, यानी कि जो सरकार होती है अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो कौन है? राज्यपाल। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो किसके अनुसार काम करेंगे? राज्यपाल के हिसाब से। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखिए। तो पहले पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है। अब हम बात करेंगे पंजाब के स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, यानी कि विधानसभा की बात करेंगे। अभी विधानसभा का क्या होगा? तो विधानसभा के पास क्षमता होती है, पावर होती है कि वो लॉ बनाएगी, ठीक है, अधिनियम के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं पंजाब के लिए। तो ये भी सारी की सारी जो पावर है, ये भी जो सारी की सारी पावर है, ये ट्रांसफर हो जाती है पार्लियामेंट के पास। आई रिपीट, पार्लियामेंट के पास। याद रखिएगा, गवर्नर के पास ट्रांसफर नहीं होती है, पार्लियामेंट, पी मतलब पार्लियामेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है। अच्छी तरह याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपने अच्छी तरह याद रखनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप देखेंगे सरकार की सारी पावर कहां ट्रांसफर हो जाती है? गवर्नर के पास। और राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी सारी पावर कहां ट्रांसफर हो जाती है? पार्लियामेंट के पास। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बारीकियां समझनी होती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये देख रहे हैं आप सारी पावर, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो पहला स्टेप होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस में हम पढ़ रहे हैं, जो पहला स्टेप होता है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऑर्डर के द्वारा, अपने लेवल पे एक ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर के द्वारा वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
जिसके मुखिया सीएम होते हैं, हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, उसको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि इनको सस्पेंड किया जाएगा तभी सारी पावर कहां चली जाएगी, गवर्नर के पास। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, ये चीज याद रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए, ये भी आप, मुझे उम्मीद है, समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन है कि सर स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या वो भी सस्पेंड कर दी जाती है? तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब सस्पेंड और डिसॉल्व में क्या डिफरेंस है सर? देखो, सस्पेंड ऐसा होता है अगर इमरजेंसी 356 जो लगाई जा रही है और एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, तो कुछ समय के लिए जो विधानसभा है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। या ये कंडीशन भी होती है कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा होती है या जो संसद होती है, दोनों में जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 5 ईयर्स का होता है, आप जानते ही हैं। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जो नई विधानसभा बनी है, अभी 6 महीने हुए थे उसको, और इमरजेंसी 356 लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? 356। तो अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो इनके पास पूरा 4.6 अभी भी है ना, तो उस केस में कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो 356 लगाई जा सकती है वो 3 साल के लिए लगाई जा सकती है मैक्सिमम। तो हो सकता है कि सिर्फ 1 महीने में काम हो जाए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो 1 महीने में रिजॉल्व कर दी जाएगी, तो उस केस में जो विधानसभा होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसमें उस केस में विधानसभा को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व। या विधानसभा जो है उसके केवल 6 महीने रह गए हैं या 4 महीने रह गए हैं 5 साल पूरे होने में, 5 साल पूरे होने में, या तो 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, जो राज्य की विधानसभा होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि विधानसभा को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या देखा कि जो हमारी सरकार होती है उसको तो सस्पेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, और कहीं ना कहीं जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड कर दिया जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर का सारा काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सारा काम कौन करेगा? गवर्नर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पर कौन काम करेगा? गवर्नर। सरकारी कर्मचारी सब गवर्नर के अंडर काम करेंगे, और यहाँ पर सारे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, राइट। अब देखिए, इसमें एक चीज और भी आपको समझनी है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, और इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो भी लॉज है वो पार्लियामेंट बनाएगी। पर हमारे संविधान में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो ये लॉ बनाने की जो शक्ति है, जो अथॉरिटी है, वो किसी और को भी दे सकती है। क्या कहा मैंने? पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लॉ बनाने की शक्ति है, उसकी जो अथॉरिटी है, किसकी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर कर सकती है किसी और अथॉरिटी को। तो ज्यादातर वो ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, ज्यादातर, या किसी और अथॉरिटी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। संविधान में तो ये लिखा है कि पार्लियामेंट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर इमरजेंसी लगाई गई है, उसकी जो विधानसभा की शक्ति है वो किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मुख्यतः ज्यादातर क्या होता है, वो प्रेसिडेंट को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। गॉट इट? तो यहां पर हमें दिखता है कि अब चाहे सरकार पे कंट्रोल हो राज्य में, यानी कि पंजाब का मान लेते हैं, पंजाब में चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसके अंडर काम करेंगे? गवर्नर। और गवर्नर ऑलरेडी प्रेसिडेंट के अंदर होता है। और अगर कानून बनाने की बात है तब भी वो प्रेसिडेंट ही बनाएगा कानून, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि पार्लियामेंट ने ये अथॉरिटी किसको दे दी? प्रेसिडेंट को, तो सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट का हो जाता है। सारा कंट्रोल देखिए प्रेसिडेंट। और इसीलिए आपने देखा होगा, क्योंकि गवर्नर डिप्यूटी है प्रेसिडेंट का, और यहां पर ज्यादातर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दे देती है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे सारा कंट्रोल, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का काम है, चाहे वो लॉ बनाने का काम है, सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? प्रेसिडेंट। अब ये भी याद रखना है आपने, क्या प्रेसिडेंट यहाँ डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 74 इसमें अंतर्निहित होता है, इम्प्लिसिट होता है। यानी कि असल में पावर किसके पास गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पावर किसके पास गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि 74 इसमें क्या रहता है? इम्प्लिसिट, अंतर्निहित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए, अब देखिए, ये भी आप समझ गए होंगे। एक मुद्दा और समझ लेते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, जैसे यहां पर होता है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 के अंतर्गत होता है, जिसे आप भारत की संचित निधि कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वैसे ही स्टेट का भी अपना क्या होता है?
कंसोलिडेटेड फंड होता है। हर राज्य का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, राइट, जिसमें राज्य जितने भी टैक्स लेता है अपने स्तर के, जो भी सरकारी पैसा होता है उसको यहाँ जमा किया जाता है, राइट। अब क्वेश्चन है कि इमरजेंसी लग जाती है तो सारा कंट्रोल तो प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब यहां पर अगर पैसा निकालना है तो कौन निकालेगा? नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल पास होता है, उसके बाद ही स्टेट फंड से पैसा निकलता है। परंतु अब तो सब है ना, मैंने बताया कि अब तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब क्या, तो यहां पर कौन ऑथराइज है? तो ऑब्वियसली यहां पर ऑथराइज प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑथराइज होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकाल सकते हैं, राइट। बट याद रखना, समझने वाली बात है, प्रेसिडेंट स्टेट फंड से कब पैसा निकाल सकता है, इसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना। कंडीशन क्या है? ऑल्दो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दे रखा है कि वो लॉ बना सकते हैं, बट किंतु परंतु ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट लॉ जरूर बना सकते हैं, बट जब बात स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की बारी है तो प्रेसिडेंट पैसा तभी निकाल सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है अर्थात लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट उस केस में क्या कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे कि सरकार प्रशासन शासन का काम हो सके। पर अगर पार्लियामेंट सेशन में है, और अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो उस केस में क्या होता है कि लोकसभा से यानी कि पार्लियामेंट से वो आपको पास करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला? तो क्या कहा मैंने, जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाल सकते हैं, पर अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट ही निकालेगी। अब इमेजिन करिए पार्लियामेंट सेशन पे नहीं है, पार्लियामेंट सेशन पे नहीं है और प्रेसिडेंट ने स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल दिया। टेक एन एग्जांपल। तो इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट दोबारा से सेशन में आएगी तो ये जो पैसा निकाला है प्रेसिडेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, माफ करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो उसको पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से जब पार्लियामेंट बैठेगी। यानी कि सैंक्शन किससे होगा? पार्लियामेंट से होगा। तो यहां से हमने थ्योरी क्या निकाली है? थ्योरी ये निकाली है कि जब 356 होता है, चाहे पार्लियामेंट ये कह दे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंक्शन है वो प्रेसिडेंट करेंगे, सारे फंक्शन प्रेसिडेंट करेंगे, पर जब बात होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसे निकालने की तो वहां पर अभी भी ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। हाँ, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, टेक एन एग्जांपल, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट पैसा निकाल सकते हैं, पर जैसी पार्लियामेंट सेशन में आएगी प्रेसिडेंट को वो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। गॉट इट? चलिए और जो हमारे काम का डेटा है, और हमें ये समझना है, एक क्वेश्चन और समझना हमने, एक टॉपिक की, सर जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है, जैसे पंजाब में लग गया, तो पंजाब का अपना हाई कोर्ट भी है, राइट? पंजाब का अपना हाई कोर्ट है, यानी कि जुडिशियल सिस्टम है, क्या उसमें भी जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोल ले लेते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हाई कोर्ट यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम होता है हमारा, उसका इमरजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? वो मैंने पहले भी बता रखा है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड पैटर्न में चलता है, फेडरल में नहीं चलता है। तो यहाँ पर पंजाब में अगर इमरजेंसी लगती है, टेक ओवर राष्ट्रपति कर लेते हैं, ठीक है, 356 के द्वारा इमरजेंसी लगाई जा रही है, टेक ओवर राष्ट्रपति कर लेते हैं, तो वहां पर जुडिशियल सिस्टम को कोई हैम्परिंग नहीं होती है, राइट? ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए आगे आपको याद रखना है कि जैसे मैंने एक आपको रामेश्वरम केस आपको बताया था, रामेश्वर वाला जो केस था 2006 का, राइट? एक केस मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में उसे कंफर्म कर लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। जस्ट गिव मी अ सेक। और देखिए कोशिश ये करिएगा रिवीजन आपका, ठीक है? तो देखिए जो रामेश्वर प्रसाद का केस था, जो आई गेस मॉर्निंग मैंने डिस्कस किया था, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कब का है? 2006 का। अगर आपको याद हो 2005 में बिहार असेंबली में क्या हुआ था। और याद रखिएगा इमरजेंसी अगर 356 की बात है और एक नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है, बनी है, गठित हुई है, बट उसकी भी फर्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई है,
तब भी उस असेंबली को हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं 356 के अंतर्गत, राइट, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, रामेश्वर केस, राइट। और मैंने बताया था आपको कि आपने जो केस है हमारा 1994 का, आप अच्छी तरह जानते हैं, एसआर बोमाई केस 1994 का, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मालाफाइड। चलिए, ये भी मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको डेड लेटर वाली बात बताई थी, बी आर अम्बेडकर, जैसे डेड लेटर एचपी कामत साहब ने, याद होगा आपको, डेड लेटर की बात की गई, या लास्ट रिजॉर्ट की बात की गई, लास्ट रिजॉर्ट, ये किस आर्टिकल के लिए कहा गया है, 356, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि ये पता था कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो 1950 से लगभग अभी तक का जो डेटा है, आई थिंक 2023 तक का डेटा जो हमारे पास है, उसमें हमें पता चलता है कि 125 बार इसका मिसयूज किया गया, यानी कि 125 से ज्यादा बार इसे लगाया गया है, 125 से ज्यादा बार, मोर देन 125, ठीक है, यहां पर लिख देंगे मोर देन 125 टाइम्स इसको लगाया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना मिसयूज किया जाता है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कुछ आपका इमरजेंसी में जो हमने अभी समझा, ठीक है, 356 को समझा। मुझे उम्मीद है अब आप डेटा आपको क्लियर हुआ होगा। और 360 तो जो है आप जानते हैं वो काफी आसान है। क्या पार्लियामेंट अप्रूवल की बात करें अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और मैं 360 की बात करता हूँ जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, तो इसमें भी यह है कि जो डिक्लेयर प्रोक्लेम होता है वो तो राष्ट्रपति के ऑर्डर से प्रोक्लेम होगा। प्रोक्लेम जो होगा ये भी एक राष्ट्रपति के ऑर्डर से होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा ये। और ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विद इन 2 मंथ इसको पास करना होता है, विद इन 2 मंथ्स इसको पास करना होगा। गॉट इट? अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या है, कंडीशन वही है कि अगर मीनवाइल अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो नई लोकसभा है, न्यू लोकसभा है, उसका जो फर्स्ट मीटिंग होगी विद इन 30 डेज पास करना पड़ेगा। तो इसमें ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो मैंने कहा जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है, उसको एक्सटेंशन मिल जाता है, राइट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर बात करेंगे, अब पार्लियामेंट अप्रूवल की बात करें तो 360 में अगर मैं पार्लियामेंट अप्रूवल की बात करूं तो हमें क्या दिखता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो अप्रूवल होगा, इसमें अप्रूवल वो 6 मंथ वाला नहीं होता, यानी कि एक बार पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल कर लिया, लोकसभा और राज्यसभा से इसको अप्रूवल मिल गया, तो ये अनलिमिटेड चलेगा, अनलिमिटेड। इसमें वो 6 मंथ वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये रिवोक ना हो जाए, जब तक इसे रिवोक नहीं कर दिया जाएगा। गॉट इट? तो यहां पर उस 6 महीने का पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। गॉट इट? और क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट अप्रूवल इसमें मेजोरिटी कैसी चाहिए, तो यहां पर मेजोरिटी सिंपल ही चाहिए, सिंपल मेजोरिटी इन बोथ दी हाउसेस, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉट इट? सिंपल मेजोरिटी। तो हमने क्या देखा, चाहे वो 356 है या 360 है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हाँ, वहीं पर 352 की बात होती है तो वहां पर आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट दी 352, 356 एंड 360। और 352 में हमने क्या देखा है, 389, माफ करना, 358 एंड 359, इसको अच्छी तरह पढ़ा है हमने। 356 में हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं 356 खुद और 365 हमने देखा। 36 में तो इजी है ये, और अभी तक भारत ने कभी इसको नहीं देखा है। और 355 जो है, जो ड्यूटी दिखाता है सेंटर की, कि वो भैया इंटरनल में भी प्रोटेक्ट करेगा और एक्सटर्नल में भी प्रोटेक्ट करेगा, तो ड्यूटी सेंटर की है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रोक्लेमेशन हमेशा किसकी तरफ से होता है, सेंटर की तरफ से होता है। और इन दी लास्ट कभी आपसे पूछा जाएगा कि 356 को प्रेसिडेंट रूल क्यों कहा जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि चाहे वो स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट है, जैसे पंजाब अगर स्टेट है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो चाहे लेजिस्लेटिव फंक्शन हो। एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो गवर्नर को मिल जाते हैं, राइट, और लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट को मिल जाते हैं। तो पार्लियामेंट इसको ज्यादातर मैक्सिमम किसको प्रेजेंट कर देती है, प्रेसिडेंट को। अथॉरिटी किसमें ट्रांसफर कर देती है, प्रेसिडेंट को। और गवर्नर तो प्रेसिडेंट के अंडर ही काम करता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो स्टेट के या वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो, इवेंचुअली वो प्रेसिडेंट के पास ही आ जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट स्ट्रोक है। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा जो भी मैंने आपको दिया है ये आपको पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें से, कोई भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो उस मिनट को, जैसे आपने देखा कि 21 मिनट 03 सेकंड में हमारा क्वेश्चन है, तो इस तरह से ट्रैक करके मुझे भेज दीजिए और फोन में मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो यहीं से सेशन मैं बंद करता हूँ। जय हिंद गाइस।